So another electromechanical system device is tachometer. So tachometer जो है वो basically it's a measuring device. इसको हम transducer कह सकते हैं. So this tachometer is basically used to measure the RPMs or speed of rotation. So किसी भी rotating mechanical part की speed को measure करने के लिए हम tachometer को use करेंगे. सो एक जनरल मैकेनिकल टैकोमीटर कुछ इस तरह का होगा. सो इसके अंदर बेसिकली टॉप पे हम देखें तो टॉप पे एक फ्रीली रोटेटिंग शाफ्ट है. सो इस फ्रीली रोटेटिंग शाफ्ट को बेसिकली हम किसी भी रोटेटिंग मैकेनिकल शाफ्ट के साथ टच करेंगे जिसके हम आरपीएम मेजर करना चाहते हैं या रोटेशनल स्पीड मेजर करना चाहते हैं. So when this part is basically attached to rotating mechanical shaft, तो बेसिकली ये जो टैकोमीटर की शाफ्ट है, so this will also start rotating with the rotational speed और angular speed omega of that shaft जिसकी हम मेजर कर रहे हैं. सो बेसिकली जब ये दोनों कांटेक्टेड होंगी तो सेम शाफ्ट के ऊपर ये रोटेट करेंगी. सो इनका उनकी जो ओमेगा या रोटेशनल स्पीड है वो सेम हो जाएगी. एंड दिस रोटेशनल स्पीड इज बेसिकली मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ आरपीएम. सो यहाँ पे फिर जो सा वो टैकोमीटर के डिस्प्ले के ऊपर हम नंबर ऑफ आरपीएम्स दे सकते हैं कि जिस शाफ्ट के हम आरपीएम रोटेशन स्पीड मेजर करना चाहते हैं वो कितने आरपीएम पे इस वक्त रोटेट कर रही है. ओके, सो ये एक जनरल टैकोमीटर है जो कि मैकेनिकल टैको है. और भी डिफरेंट टाइप के टैकोमीटर्स जो सा वो यूज होते हैं. तो ये सबसे बेसिक ये मैकेनिकल टाइप का टैकोमीटर है. सो बेसिकली इस टैकोमीटर में अब जो मेन चीज है जो कि यूज हो रही है टू मेजर दिस एंगुलर स्पीड in terms of आरपीएम. सो दैट इज बेसिकली टैको जनरेटर. सो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो एक टैको जनरेटर लगाया गया है. सो दैट टैको जनरेटर शाफ्ट इज बेसिकली दिस. सो इस टैको जनरेटर की ये जो शाफ्ट है, सो ये बेसिकली यूज होती है. ये टैको जनरेटर की शाफ्ट जब मूव होती है तो टैको जनरेटर जो है वो बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई जो सा वो आउटपुट के ऊपर करंट सप्लाई करेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल स्पीड. सो टैकोमीटर में कुछ इस तरह का जो सा वो टैको जनरेटर लगा हुआ होता है. सो इस टैको जनरेटर की ये शाफ्ट है जो कि फ्रीली रोटेट कर सकती है जिसको कि हम नेक्स्ट मैकेनिकल शाफ्ट के साथ अटैच करेंगे जिसकी हमने रोटेशन मेजर करनी है. और इस एंड के ऊपर जो टैको जनरेटर के टर्मिनल्स हैं, सो वहाँ पे हमें जो सा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा आउटपुट के ऊपर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल स्पीड ऑफ द टैको जनरेटर शाफ्ट. सो इट ये बेसिकली बिल्कुल इंटरनली इसकी कंस्ट्रक्शन एक सिंपल जनरेटर की तरह है जो कि हमने देखा है. सो इस टैको जनरेटर की जो ये एक्सटर्नल बॉडी है, सो इस एक्सटर्नल बॉडी के अंदर बेसिकली जो है वो ये स्टेटर बॉडी है और इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है. और इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर फर्दर इस मैकेनिकल शाफ्ट के साथ जो है वो रोटर कनेक्टेड है और उस रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई है. सो जिस तरह से हमने डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के केस में देखा है. सो दिस इज अ बेसिकली जनरेटर. सो इस तरह से मोशन ऑफ शाफ्ट के अगेंस्ट जो है वो इसमें ईएमएफ इन टर्मिनल्स के ऊपर ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है या वोल्टेज इंड्यूस होता है. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टैकोमीटर. अब फर्दर हम इसकी सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक देखते हैं और उस पर देख के हम इसको मॉडल करते हैं. तो दिस इज इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ टैको जनरेटर. सो जब इस टैको जनरेटर की शाफ्ट के ऊपर जो है वो ये रोटेशन प्रोड्यूस की जाएगी एंड इफ इट इज दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग विद रोटेशनल एंगुलर स्पीड ओमेगा. सो देन बेसिकली इस आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रोटेशनल स्पीड. सो जितनी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही जो सा वो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रोटर के ऊपर बनी हुई आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर.
So this will be the basic schematic of this टैकोमीटर. सो इसके अंदर हम देखें तो इसकी जो शाफ्ट है बेसिकली, सो इस रोटर शाफ्ट के ऊपर रोटर भी है और रोटर का अपना कोई इनर्शिया होगा. सो बेसिकली इसमें कोशिश ये की जाती है कि जो इसके अंदर अपोजिंग टॉर्क्स हैं वो कम से कम हो. सो फॉर एग्जांपल एक अपोजिंग टॉर्क जो है वो जो कि मोशन को अपोज कर रहा होगा वो ड्यू टू इनर्शिया होगा. सो दैट कुड बी लाइक जे डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा. सो कोशिश ये की जाएगी कि जे को हम कम से कम रखें. सो जितना जे कम से कम होगा उतना ही ये जो अपोजिंग टॉर्क है ड्यू टू इनर्शिया दैट विल बी नेग्लिजिबल. और इसी तरह से इसके अंदर जो बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से अपोजिंग टॉर्क आ रहा है विच कुड बी इज इक्वल टू बी डी थीटा बाय डी टी. दिस विल बी डी टी स्क्वायर. सो ये जो फ्रिक्शन की वजह से डैम्पिंग टॉर्क आ रहा है, सो ये भी कोशिश की जाती है कि फ्रिक्शन इसमें कम से कम हो और ताकि ये जो बेसिकली जो अपोजिंग टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन है सो ये भी नेग्लिजिबल हो जाए. ओके. सो इसको भी जो सा वो रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, कम से कम रखने की कोशिश की जाती है ताकि एक्चुअल जितना भी टॉर्क इस पे आ रहा है या जो रोटेशनल स्पीड आ रही है वो पूरी की पूरी जो सा वो मेजरमेंट बेसिकली कन्वर्ट हो एट द एंड ऑन आर्मेचर वाइंडिंग विद इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो यहाँ पे उतना ही ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जितना के रोटेशनल स्पीड है. ओके. सो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कंजर्व रहे तो इसकी वजह से ये फिर अपोजिंग टॉर्क्स जितने भी हैं इनको नेग्लिजिबल रखने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है. ओके. बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन सेम है. सो ये हाउसिंग इज द स्टेटर बॉडी जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स लगे होंगे जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और शाफ्ट के साथ बेसिकली रोटर अटैच्ड है जिसके ऊपर ये आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई है. ओके. सो ये आर्मेचर वाइंडिंग के ही टर्मिनल्स एट द एंड आउटसाइड आ रहे हैं जिनके ऊपर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. सो यहाँ से अगर फिर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो ड्यू टू दिस रिलेशनशिप बिटवीन ओमेगा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ सो इट हैज बेसिकली equation of EMF is equal to voltage constant into omega. Okay. और kv d theta by dt. सो जितनी ओमेगा ज्यादा होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा. सो ये बेसिक इक्वेशन है टैकोमीटर की. सो इसी तरह से टैकोमीटर का इलेक्ट्रिकल एक्शन भी होगा. सो इलेक्ट्रिकल एक्शन में आप देख सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो जीरो रखी गई हैं ताकि जो है वो ज़्यादा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे लॉस ना हो. सो आर ए एंड एल ए बोथ आर इक्वल टू ज़ीरो. सो बेसिकली इसके सर्किट के अंदर सिर्फ जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होगा और आर्मेचर के अंदर करंट जो होगा वो आई ए करंट जो सा वो ट्रेवल करेगा. ओके. सो ये बेसिकली इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा. और अब इसकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली जो मैथमेटिकल मॉडल है इसका अगर हम लप्लास ट्रांसफॉर्म लें विद जीरो इनिशियल कंडीशन सो दिस विल बी इक्वल टू दिस. ओके. सो के कांस्टेंट जो सा उसी तरह से ही आ जाएगा एंड ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली एस से रिप्लेस होगा और थीटा ऑफ एस जो सा वो आउटपुट वेरिएबल इसमें आ जाएगा. ओके. सो ये बेसिक इक्वेशन जो है वो हम टैकोमीटर की मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए यूज करेंगे. सो अनदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट डिवाइस इज बेसिकली लीनियर एक्चुएटर सोलिनॉइड्स. ओके. सो सोलिनॉइड्स को हम लीनियर एक्चुएटर्स भी कहते हैं और कई जगहों पे हमें इसको लीनियर मोटर भी कहते हैं. सो सोलिनॉइड्स बेसिकली कुछ इस तरह के होंगे जिसमें शुरू में ये बेसिकली सॉफ्ट आयरन प्लंजर है जो कि टू एंड फ्रो मूव कर सकता है. ओके. सो दिस कैन गो इन राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन. सो ये लीनियरली मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन and it can come back to this direction with the help of this spring. Okay. So ये spring की help से ये जो सा वो
रिवर्स स्ट्रोक भी ले सकता है। ओके, सो ये लीनियर मोशन इसका जो होगा सॉफ्ट आयरन प्लंजर का, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोक। ओके, so there could be a forward stroke, and then the reverse stroke is basically done with the help of this spring attached here। और इसी तरह से सॉफ्ट प्लंजर के ऊपर जो होगी वो बेसिकली वाइंडिंग हुई हुई है। सो जिस तरह से हमारे पास मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग थी, तो उसी तरह से सॉफ्ट आयरन प्लंजर के ऊपर इस जगह पे कंप्लीट वाइंडिंग वाइंडिंग हुई हुई होगी। ओके, और इस वाइंडिंग वाले प्लंजर के इर्द गिर्द जो है वो यहाँ पे एक्सटर्नल बॉडी के अंदर जो सा वो परमानेंट मैग्नेट बेसिकली प्रोड्यूस्ड होंगे, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सो बेसिकली ये जो सोलेनॉइड है ये भी बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ओके, सो जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम जो है वो बेसिकली इस इलेक्ट्रो प्लंजर के ऊपर जो होने वाली वाइंडिंग है, सो जिसके टर्मिनल्स दो यहाँ बाहर आ रहे हैं, सो जब भी हम इनको वोल्टेज वी आई इनपुट वोल्टेज सप्लाई करेंगे इन टर्मिनल्स के ऊपर, तो बेसिकली प्लंजर के ऊपर होने वाली वाइंडिंग जो है वो चार्ज हो जाएगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्शन करेगी, जिसके केस में जो है वो इस बेसिकली सॉफ्ट प्लंजर के अंदर मोशन प्रोड्यूस होगा, और ये राइट साइड की तरफ या इन साइड स्ट्रोक लेगा और ये अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। And as soon as we remove this input voltage at the terminals, so basically ये इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट के खत्म होते ही बेसिकली जो इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो बेसिकली फोर्स खत्म हो जाएगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेस स्प्रिंग ये सॉफ्ट आयरन प्लंजर वापस अपनी इस जगह पे पहुंच जाएगा। ओके, सो इनिशियल अपनी जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन प्लंजर के ऊपर बेसिकली इस तरह से वाइंडिंग हुई हुई होगी, और इस वाइंडिंग के दो टर्मिनल्स यहाँ पे आ रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम प्लस माइनस वी आई इनपुट वोल्टेज सप्लाई करेंगे। सो हेयर यू कैन सी कि किस तरह से इसकी सॉफ्ट आयरन प्लंजर के ऊपर वाइंडिंग हुई हुई है, और जब ये वाइंडिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू इसमें प्लंजर के अंदर फोर्स प्रोड्यूस करेगी, एंड दिस प्लंजर विल मूव ट्रू एंड फ्रो। ओके, सो एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा और दूसरे डायरेक्शन में रिवर्स ये विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग आ जाएगा। सो दिस इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल कि हमने सॉफ्ट आयरन प्लंजर के इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से वायर बाउंड की हुई है, कॉयल बनाई हुई है, और उसको हम इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, एंड इन दैट केस जो सा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से, इन मैग्नेटिक फील्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से इस आयरन प्लंजर के अंदर मोशन प्रोड्यूस होगा लीनियर डायरेक्शन में। सो दिस इज सिंपल डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड, लीनियर एक्चुएटर सोलेनॉइड। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये इन कॉइल टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो वी आई इनपुट वोल्टेज सप्लाई जब किया जाएगा, तो देन दिस सॉफ्ट प्लंजर विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ये लेफ्ट मूव करेगा, एंड दिस स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। ओके, सो जितनी देर वोल्टेज वी आई अप्लाइड रहेगा, सो उतनी देर ये सॉफ्ट प्लंजर जो है वो बाय द अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टिव इंडक्टिव फोर्स ये बेसिकली लेफ्ट की तरफ रहेगा और स्प्रिंग को कंप्रेस रखेगा, एंड एज सुन एज वी रिमूव दिस इनपुट वोल्टेज, सो बेसिकली इसके अंदर जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रही है वो भी खत्म हो जाएगी, and this compressed spring basically return it back to its original position. So it is basically working same as on the principle of motor जो हमने पहले देखा है। So उस हिसाब से अगर देखें तो ये इसका इलेक्ट्रिकल एक्शन होगा। So in this electrical action, so ये इसकी पूरे कोयल का जो है वो सर्किट डायग्राम बनेगा, जिसमें यहाँ पे जो सा वो इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है। okay? सो ये कॉइल की इंडक्टेंस है और कॉइल की रेजिस्टेंस है, एंड इसी तरह से इसके अंदर जो सा वो बैक वोल्टेज या रिवर्स वोल्टेज जिस तरह हमने से देखा था, तो रिवर्स वोल्टेज का इफेक्ट भी इसके अंदर आएगा। पहले हमने रोटेशनल फॉर्म में देखा था, सो द सेम इक्वेशन इज नाउ इन लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन इक्वेशन। सो
रोटेशनल में हमने इसको देखा था कि जो रिवर्स वोल्टेज था, जिसको हम वीबी या बैक वोल्टेज कह सकते हैं, सो दैट वाज इज इक्वल टू के इनटू डी थीटा बाय डी टी. सो दिस वाज रोटेशनल इक्वेशन, और हमने के ओमेगा भी कहा था. सो ये हमारे पास रोटेशनल इक्वेशन थी, और इसी का लीनियर इक्वेशन वर्जन जो कि हमारे पास सॉलिनॉइड के केस में होगा. सो दैट इज बेसिकली दिस इक्वेशन. नाउ बैक वोल्टेज इज बेसिकली इक्वल टू के इनटू dx by dt. Okay, so dx by dt और लीनियर स्पीड v. ओके, सो ये लीनियर स्पीड इसकी जितनी सॉफ्ट प्लंजर की इनसाइड जाने की ज़्यादा होगी, सो उतना ही जो सा वो बैक वोल्टेज ज़्यादा होगा. ओके, सो रिवर्स वोल्टेज उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ये इसकी वेलोसिटी या स्पीड इसकी मूव करने की ज़्यादा होगी. सो इस तरह से अब हम इसके बैक ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग की, इलेक्ट्रिकल एक्शन की कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. सो फॉर दैट इलेक्ट्रिकल इक्वेशन बेसिकली हमें जो है वो ये एक पूरा लूप है. सो जिसके अंदर कॉइल का हम करंट देख रहे हैं किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे पूरे इस पूरे लूप के अंदर हमें बेसिकली जो केवीएल अप्लाई करना है, या लूप या मैश एनालिसिस अप्लाई करना है. सो ये करंट की डायरेक्शन होगी. सो इस तरह से करंट की डायरेक्शन को देखते हुए हम सबसे पहले जो सा वो सर्किट एलिमेंट्स को साइन असाइन कर देते हैं. सो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, सो मींस कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल. सेम इज फॉर दी दिस कॉइल इंडक्टेंस. सो जब इस तरह से हम अब लेंगे, सो केवीएल की इक्वेशन जब हम लिख रहे होंगे, सो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो. सो सबसे पहले कॉइल की रेजिस्टेंस के बेसिकली ये इंडक्टेंस नहीं, ये रेजिस्टेंस होगी. सो कॉइल की रेजिस्टेंस की वोल्टेज की इक्वेशन हम लिखें, सो दैट विल बी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर. इसी तरह से कॉइल इंडक्टेंस की इक्वेशन की बात करें, सो दैट विल बी एल डी आई बाई डी टी. ओके, सो ये इनके वोल्टेजेस हैं. सो अब अगर हम इसके केवीएल इक्वेशन लिखें, सो रेजिस्टेंस की अगर हम वोल्टेज की बात करें, सो दैट इज अ पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव आई आर, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इसी तरह से जो इंडक्टेंस का इंडक्टर का वोल्टेज है, सो दैट इज आल्सो बेसिकली positive voltage because it is flowing from positive to higher to lower potential, so plus LdI by dt. और इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो बैक वोल्टेज भी पॉजिटिव वोल्टेज होगा, बिकॉज ये हायर वोल्टेज से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है. सो दिस विल बी आल्सो बी अ पॉजिटिव वोल्टेज, एंड इट इज रिटन एज VB और K dx by dt. एंड नेक्स्ट इसमें हम अगर वोल्टेज अप्लाइड इनपुट वोल्टेज की बात करें, तो इसमें जो करंट है वो बेसिकली फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहा है. सो ये बेसिकली नेगेटिव वोल्टेज होगा, एंड इट विल बी रिटन एज माइनस वी आई. ओके, एंड सम ऑफ ऑल दीज वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो. सो ये इक्वेशन बन गया, एंड फर्दर इसको हम जो सा इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और बाकी वोल्टेजेस इस तरफ रहेंगे. सो ये इसके इलेक्ट्रिकल एक्शन की कंप्लीट इक्वेशन होगी. सो इसी तरह से इसमें कोशिश की जाएगी कि कॉइल की जो इंडक्टेंस है वो कम से कम हो. सो तब अगर हम कहें कि नेग्लिजिबल इंडक्टेंस है, सो देन दिस वोल्टेज कैन गो टू जीरो, and the resultant equation for electrical action will be this one. Okay, so applied input voltage is equal to voltage of armature due to voltage drop due to armature resistance and back voltage. सो अब इसी का मैकेनिकल एक्शन की बात करें, तो इसका मैकेनिकल स्कीमेटिक कुछ इस तरह से होगा. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लंजर का मास है m, और ये प्लंजर का मास जो है वो बेसिकली एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है टू द ग्राउंड, और स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका k है. और इसी तरह से बेसिकली इस प्लंजर मास की कोई ना कोई फ्रिक्शन भी है, जो कि इस प्लंजर की जो सा वो इस बॉडी के साथ, इसकी हाउसिंग के साथ कोई ना कोई इसकी फ्रिक्शन होगी b. ओके,
और अब इसके ऊपर जो बेसिकली जो फोर्स आएगी जो कि इसको मूव करेगी, सो दैट फोर्स इज एफ पी, जिसको प्लंजर फोर्स कहा जा रहा है। एंड दैट प्लंजर फोर्स इज बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्लंजर। सो ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि बेसिकली इसके ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ के एक्शन में आएगी। सो जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड बेसिकली फोर्स होगी, सो जब हमने इसको वोल्टेज अप्लाई किया, सो वोल्टेज अप्लाई होने के केस में जो सा वो इसमें बेसिकली मोशन इंड्यूस हुआ। ओके, सो मोशन जो इसको इंड्यूस कर रहा है वो बेसिकली फोर्स के अंडर होगा, एंड दैट लीनियर फोर्स इज कॉल्ड एफ पी, जो कि जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट होगी, जो कि स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी लेफ्ट की तरफ, इस सॉफ्ट प्लंजर को मूव करवाएगी। सो दैट प्लंजर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो जितना इस प्लंजर के ऊपर होने वाली वाइंडिंग के अंदर करंट होगा आई, सो उतने ही करंट के साथ ये फोर्स जो सा वो ज्यादा होगी। सो दिस इक्वेशन इज सेम एज like we saw in motor. So that was tau is equal to के आई। ओके, ये हमने इक्वेशन देखा था, देखी थी कि आर्मेचर करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही टॉर्क ज्यादा होता है। सो इसी का ही लीनियर वर्जन या ट्रांसलेशन वर्जन हमारे पास ये है। नो टॉर्क की जगह हमारे पास प्लंजर फोर्स है लीनियर, एंड के आई। सो ये करंट के ऊपर आर्मेचर जो कॉयल है, कॉयल के करंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो एफ पी इज इक्वल टू के आई। सो ये बेसिकली इनपुट फोर्स है यहाँ पे, ये इंड्यूस्ड फोर्स है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस प्लंजर के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रही है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज। सो इसके मैकेनिकल एक्शन की इक्वेशन लिखने से पहले हम जो है सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो प्लंजर मैस m और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन x हमने स्पेसिफाई कर दिया है, वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। सो x डायरेक्शन भी हमारे पास आ गई और मैस भी हमने बना दिया, और अब मैस के ऊपर आने वाली सारी फोर्सेस को हम लिखेंगे। सो यहाँ पे एक लेफ्ट फोर्स हमें हमारे पास आ रही है विच इज एफ पी, प्लंजर फोर्स। सो another forces will be due to this spring and due to this friction. सो रिमेंबर कि ये स्प्रिंग और जो फ्रिक्शन है ये बेसिकली अपोजिंग एलिमेंट्स हैं, पावर डेसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं। सो ये हमेशा जो सा वो मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, उसको अपोज करने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई इनकी जो फोर्सेस होंगी उनकी डायरेक्शन हमेशा इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होंगी। ओके, सो दिस could be spring force which will be is equal to kx, and the force due to friction will be bx dot. Okay, first derivative or bv into basically velocity. Okay, damping into friction coefficient into velocity. So ये अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। नाउ वी कैन बेसिकली राइट दिस द इक्वेशन फॉर मैकेनिकल एक्शन। सो मैकेनिकल एक्शन की जब इक्वेशन लिखेंगे, सो फर्स्ट वी विल बेसिकली टेक द inertial force. So inertial force will be is equal to m x mx double dot. So second derivative of displacement. So which will be the linear acceleration. And now the forces acting on this mass, जो forces in the direction of x होंगी, so those will be considered as positive forces, और जो negative x direction में होगी वो negative forces consider होंगी। So we will equate is as positive fp, एंड ये इन द डायरेक्शन ऑफ प्लंजर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है, सो ये पॉजिटिव है। और के एक्स स्प्रिंग की फोर्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, एंड सेम इज फॉर द बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ओके, सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ड्यू टू फ्रिक्शन है, सो दैट इज आल्सो इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। So this is the complete mechanical equation for this free body diagram. सो फर्दर इसके मैथमेटिकल मॉडल को कंप्लीट करने के लिए अब इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं विद जीरो इनिशियल कंडीशंस, एंड फर्दर वी कैन सॉल्व इट फॉर आउटपुट वेरिएबल। So when we will take Laplace transform of these differential equations with zero initial conditions, so then this Laplace transform will become, for this equation, this will be V I of S is equal to
R into I of S plus K, first derivative of x है, so that will be S x of S. सो ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। इसी तरह से फॉर सेकंड इक्वेशन इसके अंदर लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लेंगे और रीअरेंज भी करेंगे। सो फर्स्ट एम एक्स डबल डॉट की हम बात करें, सो दिस एम एक्स डबल डॉट विल बिकम एम एस स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड एक्स ऑफ एस। यहाँ से मैं डैम्पर और स्प्रिंग के फोर्सेस को भी जो सा इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, सो दिस विल बिकम प्लस first derivative b into first derivative of x, so with this will be b s of x। इसी तरह से स्प्रिंग फोर्स को भी दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, सो दैट विल बी प्लस k into x of s is equal to this plunger force fp of s। ओके, सो ये प्लंजर फोर्स यहाँ पे आ गई। सो ये सेकंड हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी फॉर मैकेनिकल एक्शन। सो एज दिस प्लंजर फोर्स इज इक्वल टू के आई, सो बेसिकली मैं जो सा वो प्लंजर फोर्स के लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह के आई का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंक्लूड कर दूंगा, एंड देन दिस इक्वेशन विल बी कंप्लीट। सो दिस विल बिकम के इनटू आई ऑफ एस। ओके, सो अगेन मोटर के केस की तरह देखें तो यही मोटर की जो रोटेशनल मोटर की जो रोटेशनल इक्वेशन थी, ये अब उन्हीं का ही लीनियर वर्जन है, ट्रांसलेशनल वर्जन है। सो इन दोनों के अंदर देखें तो करंट और एक्स दोनों इक्वेशंस के अंदर आ रहे हैं। सो बेसिकली ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। सो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम जो सा वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर आउटपुट वेरिएबल। सो यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल हमारे पास एक्स ऑफ एस है। So for x of s, we can solve these simultaneous equations using Cramer's rule. So Cramer's rule को यूज करते हुए आप इनको सॉल्व करें, एंड Cramer's rule अप्लाई करने के बाद बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमिनेटर फंक्शन ऑफ s आ जाएगा, इसी तरह से कोई डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ s आ जाएगा, इनटू हमारे पास जो इसकी इनपुट है, सो दैट विल बी वी आई ऑफ एस। ओके, सो ये हमारे पास जो सा वो इस तरह से कोई फॉर्म बन रही होगी, एंड देन यहाँ से बेसिकली मैं आउटपुट ओवर इनपुट का रिलेशनशिप बना सकता हूँ, एक्स एस ओवर वी आई ऑफ एस इज इक्वल टू सम रैशनल फंक्शन ऑफ एस। सो ये आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं कि ये रैशनल फंक्शन ऑफ एस क्या आएगा बाय अप्लाइंग क्रैमर्स रूल or some other technique of solving simultaneous Laplace transform equations। सो ये बेसिकली अब कंप्लीट मॉडल होगा फॉर लीनियर एक्चुएटर सोलिनॉइड। सो किसी भी लीनियर एक्चुएटर सोलिनॉइड को हम यूजिंग दिस इक्वेशन इसको कंप्लीटली मॉडल कर सकते हैं, या इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के थ्रू हम इसको मॉडल कर सकते हैं। सो दैट इज द कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ लीनियर एक्चुएटर और सोलिनॉइड। सो मॉडलिंग ऑफ थर्मल सिस्टम्स में हम टेम्परेचर एंड हीट ट्रांसफर रिलेशनशिप्स को देखेंगे। सो टेम्परेचर इज बेसिकली द कॉज फॉर द हीट टू फ्लो। ओके, सो टेम्परेचर और उसके अगेंस्ट जो हीट ट्रांसफर हो रही है, ये रिलेशनशिप्स होंगे। सो बेसिकली अक्सर हम जो सा वो थर्मल सिस्टम्स को जो है वो उनके इक्वलेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के एनालॉग भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो थर्मल सिस्टम्स के अंदर जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, सो हीट के फ्लो करने का जो रेट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू, एंड इट्स इलेक्ट्रिकल एनालॉग इज बेसिकली करंट, ओके, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। और इसी तरह से हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें या टेम्परेचर की बात करें, सो दैट टेम्परेचर इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज थीटा इन थर्मल सिस्टम्स, and its electrical analog is voltage V or potential difference. Okay, so temperature difference is represented with theta, and its electrical analog is potential difference voltage। इसी तरह से हम अगर किसी भी सिस्टम की थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, और थर्मल रेजिस्टेंस का भी बेसिकली वही इफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का है, जो वो भी आर से रिप्रेजेंट की जाती है। और इसी तरह से अगर हम थर्मल कैपेसिटेंस या हीट स्टोरेज की बात करें,
टेम्परेचर स्टोरेज की बात करें, टेम्परेचर कंजर्वेशन की बात करें, सो दैट इज बेसिकली थर्मल कैपेसिटर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। एंड इसका भी वही पर्पज है जो कि इसके एनालॉग वही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है जो कि वोल्टेज को स्टोर कर रहा है। ओके, so capacitor, electrical capacitor is storing voltage, so same way thermal capacitance is storing temperature। okay, so ये electrical और thermal systems की analogy काफ़ी आपस में मैच करती है, और बेसिकली हम यही करते हैं कि अगर थर्मल सिस्टम्स को सॉल्व करना है तो सॉल्विंग देयर इलेक्ट्रिकल एनालॉग्स इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दीज थर्मल सिस्टम्स। सो अब हम थर्मल सिस्टम्स के डिफरेंट केसेस देखेंगे कि हम उनको कैसे मॉडल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट केस इज फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ विंडो। सो दैट इज अ ग्लास विंडो विद सम रेजिस्टेंस आर। सो इसके थ्रू जो हीट फ्लो कर रही है, सो उसकी इक्वेशन क्या होगी? सो इसकी बेसिक सी स्कीमेटिक या थर्मल डायग्राम इस तरह की होगी। सो विंडो को हम एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस विंडो की बेसिकली जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो आर है, और यहाँ पे थीटा टू जो है दिस इज हायर टेम्परेचर एंड थीटा वन इज लोअर टेम्परेचर। सो टेक्निकली जो है वो हीट फ्रॉम दिस हायर टेम्परेचर से इस लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रही है, एंड दैट हीट फ्लो इज बेसिकली क्यू। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हीट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स राइट है। So before writing its equation, I can also draw its electrical analog circuit. So इसके इसी thermal के analog इसका electrical circuit जो है वो बड़ा easily draw किया जा सकता है. So in which this window is represented as electrical resistance R. So ये इसकी electrical resistance R के equivalent होगी. So इसके लेफ्ट एंड के ऊपर जो सा वो हायर वोल्टेज होगा, सो विच इज V2, और राइट एंड के ऊपर जो सा वो लोअर वोल्टेज है V1। ओके, सो नाउ सो V2 हायर वोल्टेज और V1 लोअर वोल्टेज होने के केस में जो सा वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो सा वो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम V2 टू V1, सो इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। ओके, सो ये इसका इस थर्मल सिस्टम का इक्विवेलेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैंने रिप्रेजेंट किया थ्रू अ रेजिस्टेंस। ओके, सो अब थर्मल सिस्टम्स की इक्वेशन अगर लिखनी है तो उससे पहले हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इफ आई वांट टू राइट इक्वेशन फॉर करंट, सो हमें बेसिकली इसके रिलेशनशिप्स पता है उसके V इज इक्वल टू आई आर, और करंट की इक्वेशन अगर मैंने लिखनी है तो करंट इक्वेशन इज I इज इक्वल टू V ओवर R। सो V यहाँ पे दो वोल्टेजेस हैं। सो इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे देखें तो एक तरफ V2 है और एक तरफ V1 है। सो द टोटल वोल्टेज जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा होगा, ड्रॉप हो रहा होगा, सो दैट इज द नेट वोल्टेज। सो नेट वोल्टेज मींस कि इन दोनों का डिफरेंस। सो द नेट वोल्टेज विल बी हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज, एंड दिस विल बी द टोटल V एंड डिवाइडेड बाय R। सो ये हमारे पास जो सा वो इस रेजिस्टेंस की करंट की इक्वेशन होगी। सो सेम इसी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन को जो है देखते हुए मैं इसके एनालॉग जो सा वो अब इसी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन को थर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो I इज बेसिकली Q। ओके, and V2 is higher temperature theta 2 and minus V1 is lower temperature theta 1 divided by thermal resistance R। so ये बेसिकली मेरे पास जो सा वो अब इसी सिस्टम की जो है वो थर्मल इक्वेशन आ गई है जो कि मैंने उसके इलेक्ट्रिकल एनालॉग के थ्रू इनडायरेक्टली लिखी है। ओके, सो ये बेसिकली थर्मल इक्वेशन होगी। सो फॉर एग्जांपल मैं अब इसको स्टैंडर्डाइज करता हूँ फॉर नेक्स्ट केसेस। सो मैं वन विंडो ऑफ रेजिस्टेंस आर के थ्रू जो हीट ट्रांसफर फ्लो है, सो हीट फ्लो को क्यू कह रहे हैं, इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ एज क्यू नॉट। ओके, so Q naught means basic rate of heat flow through one pane of glass window। so एक रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो रेट क्या है। ओके, सो सेम ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे लिखी है, यही इक्वेशन ड्राइव की गई है। So this Q naught is basically heat flow through a single window of resistance R. Okay,
एंड ये इसके इक्विवेलेंट इसकी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है. So in next case, we will see flow through two windows. So अब अगर हीट फ्लो जो सी है वो दो विंडोज से एट ए टाइम हो रही है तो तब जो है वो हम कैसे थर्मल सिस्टम को मॉडल करेंगे. सो इसका मैकेनिकल या थर्मल डायग्राम इस तरह से होगा. सो यू सी के एक साइड पे जो सा वो टेम्परेचर थीटा टू है एंड दूसरी साइड पे टेम्परेचर थीटा वन है. So again theta 2 is the higher temperature and theta 1 is the lower temperature, and heat is flowing from higher temperature to lower temperature, which is Q. Okay, so that is Q is the heat flow rate. And अब ये दो windows of R resistance के through जो सा वो heat flow कर heat flow rate जा रहा है. So अब अगर मैं इसका electrical circuit draw करूँ equivalent, so in electrical circuit basically I have two parallel resistance. सो इस तरह से जो सा ड्रॉ किया जा सकता है. सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन विंडो एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड विंडो. और बेसिकली इसके अब लेफ्ट एंड के ऊपर थीटा टू अगेन वी टू है और राइट साइड पे थीटा वन वी वन उसके इक्वलेंट जो सा वोल्टेज वो वी वन होगा. सो अब इन के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है सो दैट करंट इज बेसिकली फ्रॉम वी टू टू वी वन. So the total current will be basically is equal to I, जो कि इन दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू होके गुजर रहा होगा. सो टोटल करंट विल बी I. सो इस पॉइंट पे जो करंट पहुंचेगा सो वो I करंट पहुंचेगा. ओके, सो अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन लिखूं, सो फॉर इलेक्ट्रिकल करंट इक्वेशन आई विल बी इज इक्वल टू वी ओवर आर. सो यहाँ पे v जो सा होगा नेट वोल्टेज होगा, दैट इज वी टू माइनस वी वन. सो हायर वोल्टेज से हम लोअर वोल्टेज माइनस कर रहे हैं बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वी टू टू वी वन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में दो पैरेलल रेजिस्टेंस है तो बेसिकली पैरेलल रेजिस्टेंस को हम ऐड अप करेंगे. सो पैरेलल रेजिस्टेंस जब ऐड अप होंगी सो बेसिकली आर इक्विवेलेंट विल बी इज इक्वल टू आर इंटू आर ओवर आर प्लस आर. सो ये फार्मूला हम देखते हैं. अगर मैं इनको आर वन और आर टू करूँ तो आर वन इंटू आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू, लेकिन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है सो दैट्स वाई मैंने आर वन और आर टू नहीं लिखा, इनको मैंने आर आर ही लिखा है. सो इन दिस केस इट विल बिकम आर स्क्वायर ओवर टू आर. ओके, and this square will be cancelled by this r. So basically now total r equivalent basically I have r over 2. So means के resistance जो है वो half हो गई है. Okay, so here the resistance will be r over 2. Okay, so ये जो सा वो अब टोटल जो करंट होगा वो बेसिकली इस तरह से होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो अब हाफ हो गई है तो अब फ्लो रेट जो सा वो ज़्यादा हो गया है. तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक विंडो के थ्रू पहले जो हीट फ्लो कर रही थी सो अब वही हीट फ्लो रेट बेसिकली दो विंडोज के थ्रू हो रहा है. सो दो विंडोज के लिए थ्रू जब हीट फ्लो रेट जा रहा है सो बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी. सो ये इसकी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन होगी. और अब इसी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन के अगेंस्ट जो सा वो मैं इसके एनालॉग इसकी थर्मल इक्वेशन लिखूंगा. सो द थर्मल इक्वेशन में जो करंट है सो इलेक्ट्रिकल करंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज Q heat flow rate, and V2 will be the higher temperature theta 2, and V1 के against जो सा वो lower temperature theta 1 आ जाएगा and divided by जो electrical resistance थी so that is same here, now thermal resistance. Okay, and thermal resistance is also halved. So ये हमारे पास जो सा वो total flow rate होगा. सो अब इस हीट फ्लो रेट के अंदर अगर हम देखें तो जो हीट फ्लो रेट फ्रॉम वन विंडो था सो दिस पोर्शन वाज एक्चुअली हीट फ्लो रेट फ्रॉम वन विंडो. ओके, सो यहाँ से अगर मैं इस टू को मूव करूं सो देन दिस टू कैन बी मूव्ड टू द टॉप. सो आई कैन राइट इट एज Q इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन ओवर आर. ओके, सो इस तरह से इसका लिखा जा सकता है. सो रिमेंबर
theta 1 minus theta 2 minus theta 1 over r, so this complete part was q naught. So जो कि हमने पिछले केस में स्पेसिफाई किया था हीट फ्लो रेट फ्रॉम वन विंडो. सो नाउ अगर हम हीट फ्लो रेट टू विंडोज की बात करें, सो दैट मीन्स के नाउ हीट फ्लो रेट थ्रू टू विंडोज जो है वो दैट इज डबल्ड एक्चुअली. सो दैट इज 2q नॉट. ओके, सो यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ, सो q इज इक्वल टू 2q नॉट हो जाएगा. मीन्स जैसे ही हमारे पास जो सा वो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड हुई है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आने की वजह से, पैरेलल में एक और विंडो के आने की वजह से, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो गई. सो रेजिस्टेंस हाफ हो गई एंड फ्लो रेट जो है वो डबल हो गया. सो जो कि पहले एक सिंगल विंडो के थ्रू था. सो नाउ द हीट फ्लो रेट इज डबल्ड एंड द रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इज बेसिकली हाफ्ड. ओके, सो ये बेसिकली फ्लो थ्रू टू विंडो की इक्वेशन होगी. So this is the relationship for heat flow rate through two windows in which flow rate is doubled and resistance got half. Okay, so ये हमारे पास scenario होगा for flow through two windows simultaneously in parallel. So in modeling of thermal systems, next case is heat flow rate through a double thick window. Okay, सो डबल थिक विंडो इस तरह से होगी कि एक पेन ऑफ ग्लास के साथ ही एक पेन ऑफ ग्लास सीरीज में लगा हुआ है बेसिकली. सो ये सीरीज में दोनों विंडोज जो हैं वो आर रेजिस्टेंस की आपस में कनेक्टेड है. एंड अगेन इसके एक एंड पे जो सा वो थीटा टू टेम्परेचर है विच इज हायर टेम्परेचर, एंड अदर एंड इज एट थीटा वन टेम्परेचर विच इज लोअर टेम्परेचर. और इस केस में जो सा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो हीट रेट है वो फ्लो करेगा विच इज हीट रेट इज क्यू. ओके, सो अब इस केस में जो सा वो मैं इस थर्मल डायग्राम की अगर मैं इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करता हूँ, सो दैट विल बी टू रेजिस्टेंस इन सीरीज. ओके, पहले ये एक विंडो की रेजिस्टेंस आ गई एंड देन उसके बाद दूसरी विंडो की रेजिस्टेंस आ गई. सो दिस इज आर एंड दिस इज आल्सो आर. और अब इन्हीं विंडोज के लेफ्ट के ऊपर हम देख रहे हैं, तो ये बेसिकली थीटा टू वोल्टेज टेम्परेचर था, सो विच इज रिप्रेजेंटेड एज V2 वोल्टेज. और इन्हीं दोनों विंडोज के एंड पे राइट साइड के ऊपर जो है वो बेसिकली हमारे पास V1 होगा जो कि थीटा वन टेम्परेचर के इक्वलेंट है. सो अब इसके थ्रू जो सा वो टोटल फ्लो करने वाला जो करंट है, सो दैट इज बेसिकली क्यू, दैट इज करंट. सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज I, which is equivalent to heat flow rate Q. Okay, so अब हम जब इस करंट की इक्वेशन की बात करेंगे, सो करंट इज इक्वल टू V over R. So again the V will be the net voltage. So net voltage is V2 minus V1. So higher voltage में से lower voltage minus कर रहे हैं divided by R. So the total R now will be by adding these two resistances in series. So जब इन दो resistances को series में add करेंगे, so they will become 2R actually. So that will become R plus R. So ये total resistance 2R अब हो जाएगी in series. Okay. So अब इस तरह से हम इसको लिखेंगे. अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली इतना जो पोर्शन है V2 माइनस V1 ओवर R, सो दिस पोर्शन इज बेसिकली हीट फ्लो रेट फ्रॉम वन विंडो. ओके, सो मैं इसी के अगेंस्ट जो सा वो अब इसकी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन से मैं इसकी मैकेनिकल थर्मल इक्वेशन जो है वो लिखूंगा. सो करंट इज रिप्लेस्ड एज Q. V2 is theta 2 temperature minus V1 is theta 1 temperature divided by 2 into R thermal resistance is doubled. Okay, so यहाँ पे वही बात आ गई कि ये जो पोर्शन है, so theta 2 minus theta 1 over R is the heat flow rate from one window which is Q naught. Okay, so ये सारा जो है वो Q naught है. So this can be written as Q naught over 2. ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो अब फ्लो रेट आ जाएगा. ओके, सो फ्लो थ्रू अ डबल थिक विंडो के केस में हमारे पास जब रेजिस्टेंस डबल हो गई है, सो साथ ही साथ हमने देखा है कि जो फ्लो रेट थ्रू वन विंडो था वो फ्लो रेट भी हाफ हो गया. ओके, सो सीरीज में
दो विंडोज के आने की वजह से रेजिस्टेंस जो सा वो इंक्रीज हो जाती है और उसी रेशो के हिसाब से फ्लो रेट जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस डबल हुई है तो फ्लो रेट जो सा वो हाफ हो गया। ओके, सो जो एक सिंगल विंडो के थ्रू फ्लो रेट था अब उसका भी आधा हो गया बाय coming a second window of our resistance in series to the first one. So this will be the equation, thermal equation for heat flow rate with basically a double thick window in which resistance is doubled, and in other words the flow rate is halved from which was available through one window. So one window से जितना flow rate था उसका half हो जाएगा। सो ये हमारे पास टोटल हीट फ्लो रेट होगा फॉर द केस ऑफ डबल थिक विंडो। सो इस केस में हम इस तरह से पूरे सिस्टम को मॉडल कर रहे होंगे। थर्मल सिस्टम में हम केस देखेंगे फ्लो थ्रू अ थर्मली इंसुलेटेड विंडो। सो अब बेसिकली जो हमारे पास एक सिंगल ग्लास पेन विंडो थी विद रेजिस्टेंस आर, सो नाउ दैट रेजिस्टेंस ऑफ आर विंडो हैज coating of thermally insulated material which is very high resistance. Let's say we said 9 times of that resistance, 9R. Okay, सो अब इस विंडो के इंटरनल साइड के ऊपर जो सा वो 9R रेजिस्टेंस की थर्मल इंसुलेशन की कोटिंग हुई हुई है। ओके, सो आर वाज द रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास विंडो एंड 9R इज द रेजिस्टेंस फॉर द थर्मल इंसुलेशन ऑन दैट विंडो। सो अगेन इस केस में जो सा वो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो है वो हायर टेम्परेचर होगा विच इज थीटा 2, एंड एट राइट साइड ऑफ द विंडो वी हैव लोअर टेम्परेचर थीटा 1। सो थीटा 2 से थीटा 1 की तरफ जो सा वो हीट फ्लो रेट फ्लो करेगा विच इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू, और ये डायरेक्शन जो सा वो टूवर्ड्स राइट हमें दी हुई है हीट फ्लो रेट की। सो अब अगर मैं इस थर्मली इंसुलेटेड विंडो के अगेंस्ट इसका इक्विवेलेंट electrical circuit draw करूं, so that will become first there will come the resistance of thermal insulation which is 9R, and then उसी के साथ ही सीरीज में जो सा वो थर्मल इंसुलेशन ऑफ सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ विंडो आ जाएगी विच इज आर। ओके, सो इस तरह से ये बेसिकली अब थर्मल इंसुलेशन रेजिस्टेंस 9R एंड रेजिस्टेंस ऑफ विंडो आर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ईच अदर। ओके, और इसी तरह से लेफ्ट ऑफ दिस कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो सा वो V2 हायर वोल्टेज होगा और राइट साइड के ऊपर V1 lower voltage होगा, and now the total current is flowing is through these resistance is I. So V2 से लेकर V1 तक जो सा वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सो इनके डिफरेंस की बेस के ऊपर जो सा वो I करंट फ्लो करना है इन दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू। सो अब अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं, सो दैट विल बी I इज इक्वल टू V ओवर R। सो V अगेन विल बी net voltage. So net voltage is higher voltage minus lower voltage, which is V2 minus V1 divided by equivalent resistance. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में जो होगी वो दैट इज बेसिकली ये दोनों रेजिस्टेंसेज अब सीरीज में आ रही हैं। सो सीरीज में आने के बाद जो सा ये दोनों रेजिस्टेंसेज ऐड हो जाएंगी। सो टोटल अगर मैं बात करूं, सो आर इक्विवेलेंट विल बी 9R प्लस R, so which comes as 10R। okay, so 10 time of the resistance of window ये हो जाएगी। so V over 10R will be the केस हेयर। ओके, सो इस तरह से जो सा वो हमारे पास जो है वो ये थर्मल इंसुलेशन और विंडो की जो रेजिस्टेंस है, सो ये इस तरह से सीरीज में ऐड होके 10 टाइम्स जो सा वो विंडो की रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे। ओके, सो ये अब करंट को जो सा वो बेसिकली इन V2 से V1 तक फ्लो करने के लिए 10 टाइम्स हायर रेजिस्टेंस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। सो इसी के इक्विवेलेंट अगर मैं इसका इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से इलेक्ट्रिकल इक्वेशन से मैं इसका एनालॉग थर्मल इक्वेशन लिखता हूं। सो इन दैट केस आई विल बी रिप्रेजेंटेड एज क्यू हीट फ्लो रेट। V2 voltage is a higher voltage and it is represented as theta 2 higher temperature, and V1 is the lower voltage and it is represented as theta 1 lower temperature। okay, एंड डिनोमिनेटर में जो सा वो हमारे पास 10R जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो टोटल
आ जाएगी इक्वली ऐड होकर। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ये थीटा टू माइनस थीटा वन ओवर आर का जो फैक्टर है, सो दिस इज अगेन हीट फ्लो रेट थ्रू वन विंडो। सो सिंगल विंडो ऑफ आर रेजिस्टेंस के थ्रू जो फ्लो रेट था ये वो क्यू नॉट था। ओके, सो यहां से अब मैं डिड्यूस कर सकता हूं कि नाउ क्यू नॉट इज डिवाइडेड बाय 10। ओके, सो अब जो थर्मली इंसुलेटेड विंडो के थ्रू हीट फ्लो रेट है, सो दैट टोटल हीट फ्लो रेट इज बेसिकली 10 टाइम्स लेसर देन दैट विच वाज फ्लोइंग थ्रू वन विंडो। सिर्फ आर विंडो विदाउट अगर इंसुलेशन के ये आर विंडो होती तो इससे जो सा वो क्यू नॉट पास कर रहा था। अब ड्यू टू 9 आर इंसुलेशन अब टोटल जो फ्लो रेट है वो बेसिकली 10 टाइम्स लेस हो जाएगा फ्रॉम दैट विंडोज हीट फ्लो रेट। ओके, सो ये इस तरह से रिड्यूस हो रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे अब मैं इस तरह से इसको बेसिकली स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ओके, सो नाउ यू सी कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 10 टाइम्स इंक्रीज हुई है तो उसके केस में जो फ्लो रेट है वो 10 टाइम्स ही रिड्यूस हुआ है उसी रेशो के साथ। ओके, सो 10 आर टोटल रेजिस्टेंस होने की वजह से जो सा वो फ्लो रेट भी जो सा 10 टाइम्स कम हो गया है। सो इस तरह से बेसिकली मैं इस हम इक्वेशन को थर्मली मॉडल कर सकते हैं। So this will be the equation of total heat flow rate, in which we can see that if resistance is increased 10 times, then flow rate is decreased also 10 times. Okay, so ये case होगा for a thermally insulated window। इस तरह से हम उसको मॉडल करेंगे। Next, in modeling of thermal system, we will see the case of electrical model for heat flow into a room. So एक perfectly insulated room में heat flow कर रही है. So that room is basically equivalent to a thermal capacitor, and it will be storing the temperature. And the heat is flowing into the room through a window of resistance R. Okay. So ये इस केस को अब हम जो सा वो आगे देखेंगे। सो बेसिकली इस सिस्टम के अगर जो थर्मल सिस्टम की बात की जाए, सो थर्मल डायग्राम ये होगी और इसके इक्वलेंट इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी गिवन है। सो सबसे पहले अगर हम इसकी थर्मल सिस्टम की डायग्राम को समझते हैं, सो आउटसाइड टेम्परेचर हमने देखा है। सो आउटसाइड टेम्परेचर इज थीटा आई। सो इसको हम टेम्परेचर इनपुट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। एंड ये इनपुट टेम्परेचर जो है वो बेसिकली विंडो के राइट साइड पर है या आउटसाइड है। सो विंडो इज हैविंग रेजिस्टेंस आर। अब इस आर रेजिस्टेंस से हो के जो बेसिकली टेम्परेचर आ रहा है वो रूम टेम्परेचर है विच इज रिप्रेजेंटेड एज थीटा। ओके, सो इस रूम की एक साइड पर विंडो है लेकिन बाकी हर साइड के ऊपर जो सा वो परफेक्ट इंसुलेशन है। सो परफेक्ट इंसुलेशन मींस के अब बेसिकली जो हीट है वो इस रूम से एस्केप नहीं कर सकती। सो सिर्फ हीट फ्लो इन कर रही है इसमें, जो कि आउटसाइड टेम्परेचर हायर टेम्परेचर की तरफ से आ रही है, इनपुट टेम्परेचर की तरफ से आ रही है, और वो रूम के अंदर बेसिकली इन हो रही है लेकिन इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। सो इन दैट केस दिस टेम्परेचर थीटा इज बेसिकली कंजर्व्ड इन दिस रूम। सो ये टेम्परेचर थीटा जो है ये यहाँ पे कंजर्व्ड होगा। सो ये बेसिकली हीट को यहाँ पे स्टोर कर रहा है। सो दिस रूम इज बेसिकली एक्टिंग एज अ थर्मल कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस सी। सो ये सी कैपेसिटेंस के साथ अब रूम जो सा वो टेम्परेचर थीटा को जो सा वो स्टोर कर रहा है अपने अंदर। ओके, सो ये बेसिकली अब जो सा वो एक थर्मल सिस्टम बन गया। सो अब इसी थर्मल सिस्टम के अगेंस्ट अगर इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर थीटा आई है इनपुट टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर है, इसके अगेंस्ट हमने जो सा वो वोल्टेज सोर्स वी आई स्पेसिफाई कर दिया। सो वी आई इज द इनपुट वोल्टेज। अब यही इनपुट जो टेम्परेचर है ये बेसिकली डायरेक्टली एसोसिएटेड है, अप्लाइड है टू द रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हम देखें तो वी आई बेसिकली यहाँ पे इस रेजिस्टर के एंड के साथ कनेक्टेड है। सो ये यहाँ पे वी आई वोल्टेज है, और रेजिस्टेंस जो सी है वो थर्मल रेजिस्टेंस को मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, सो ये जो थर्मल विंडो थी ये रेजिस्टेंस थी, एक एंड पे इसके जो सा वो थीटा आई टेम्परेचर है, मींस के वी आई है,
और इसके दूसरे एंड पे थीटा टेम्परेचर है, मींस के वी टेम्परेचर वोल्टेज होगा। सो ये बेसिकली इस तरह से मैं इस विंडो को मॉडल कर रहा हूँ इनटू दिस सर्किट। सो यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं से इसी तरह से आर रेजिस्टेंस के राइट एंड के ऊपर जो सा वो वी आई वोल्टेज है, और लेफ्ट एंड के ऊपर वी वोल्टेज है, जो कि बेसिकली इक्विवेलेंट है टेम्परेचर ऑफ द रूम थीटा के। और अब इसी टेम्परेचर थीटा को देखा जाए तो इसी टेम्परेचर थीटा के साथ बेसिकली थर्मल कैपेसिटर जो है वो एसोसिएटेड है। ओके, सो थर्मल कैपेसिटर को बेसिकली जो टेम्परेचर मिल रहा है स्टोर करने के लिए, सो दैट इज थीटा। सो दैट मींस कि इस थर्मल कैपेसिटर के अगेंस्ट हम दोनों सा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर यूज करेंगे सी, और इस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिल रहा है स्टोर करने के लिए, सो दैट वोल्टेज इज वी। ओके, सो ये बेसिकली इक्विवेलेंट है बेसिकली इस थीटा टेम्परेचर के जो रूम का टेम्परेचर है। सो दिस रूम टेम्परेचर इज अवेलेबल टू थर्मल कैपेसिटर। और यहाँ पे भी हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के केस में भी इसको ये बेसिकली वोल्टेज V जो होगा बेसिकली ये अवेलेबल होगा टू स्टोर इट। ओके, सो अब यहाँ से इस तरह से जो सा वो इक्वलेंसी जो सा वो क्रिएट की जा चुकी है कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैं किस तरह से इस मैकेनिकल इस थर्मल जो सा वो सर्किट के इक्वलेंट कंसिडर करूंगा। ओके, सो ये बेसिकली इक्वलाइज हो गए हैं दोनों। सो नाउ सॉल्विंग दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट is basically indirectly solving this thermal system. So ऐसे केसेस जब थोड़े कम्प्लेक्स हो जाएंगे, सो तब जो सा वो हमें बड़ा इजी होगा कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करें यूजिंग इलेक्ट्रिकल आइडेंटिटीज। सो इलेक्ट्रिकल लॉज जो हैं उनको यूज करते हुए हम इस सर्किट को अगर सॉल्व कर लेते हैं, सो देन फाइनली वी कैन get the thermal equation by converting electrical equation from its thermal analog. Okay, सो अब हम जो है वो बेसिकली इस सर्किट को देखेंगे कि इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हम अब जो सा वो थर्मल से इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ कन्वर्ट हो चुके हुए हैं। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द रूम थीटा। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस वी वोल्टेज। ओके, सो वी वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है जो कि इस नोड के ऊपर है, जो कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के दरमियान है। सो यहाँ पे भी हम देखें, सो दिस थीटा इज बिटवीन दिस कैपेसिटर एंड दिस रेजिस्टेंस। सो दिस पॉइंट इज बेसिकली वी कैन से दैट कि ये पॉइंट जो सा वो थीटा पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे अब जो है वो मुझे बेसिकली जब वोल्टेज फाइंड आउट करना है, सो वोल्टेज को फाइंड आउट करने का मतलब है, सो द आउटपुट विल बी द वोल्टेज। सो व्हेन आउटपुट विल बी वोल्टेज, सो वी विल बी राइटिंग द इक्वेशंस ऑफ द करंट। ओके, सो इक्वेशन ऑफ करंट लिखेंगे तो हमें हम आउटपुट पे वोल्टेज को ले सकते हैं। ओके, सो इक्वेशंस ऑफ करंट लिखने का मतलब है दैट वी हैव टू अप्लाई केसीएल। ओके, सो किरचॉफ्स करंट लॉ या नोडल एनालिसिस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है टू फाइंड आउट दिस वोल्टेज, कि ये वोल्टेज जो सा है वो इस नोड के ऊपर क्या होगा। इन अदर वर्ड्स, इनडायरेक्टली वी आर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द रूम थीटा। ओके, सो टू अप्लाई केसीएल सबसे पहले मुझे इस सर्किट के अंदर नोड्स को आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट नोड्स कौन सी हैं। एंड रिमेंबर के नोड्स हमेशा उस पॉइंट के ऊपर नोड डिफरेंट होगी जहां पे दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। सो इस पॉइंट पे देखें तो ये एक नोड है जहां पे ये वोल्टेज सोर्स वी आई और ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रही है। सो इस नोड के ऊपर वोल्टेज मुझे पता है विच इज़ वी आई इनपुट वोल्टेज। ओके, और इस रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ बेसिकली ये जो पॉइंट है, सो इस पॉइंट के ऊपर ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये भी बेसिकली दो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। सो ये भी एक डिफरेंट नोड बनेगी विद नोड वोल्टेज एज वी। ओके, और दूसरी इस एंड के ऊपर हम देखें, सो तीसरी तीसरी ये नोड बन रही है जो कि जहाँ पे ये कैपेसिटर और ये वोल्टेज सोर्स जो सा वो कनेक्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज रेफरेंस नोड और ग्राउंड। ओके, सो इसको हम रेफरेंस नोड कह सकते हैं। ओके, सो ये तीन अब हमारे पास जो सा वो डिफरेंट नोड्स इस पूरे सर्किट के अंदर बन जाएंगी। सो बीच में जिसमें से दो जो सा ये लाइव नोड्स हैं, वी आई एंड विद वी, एंड वन इज रेफरेंस नोड और ग्राउंड मींस हैविंग जीरो वोल्टेज। ओके, सो अब यहाँ पे बेसिकली अब हमें केसीएल अप्लाई करना है।
सो फॉर अप्लाइंग केसीएल बेसिकली अब हमें वी आई का तो बेसिकली वोल्टेज पता है, तो अब वी जो अननोन वोल्टेज है, सो इस नोड के लिए बेसिकली अब हम केसीएल अप्लाई करेंगे। सो इस नोड वी के ऊपर इसमें एंटर होने वाले, इस नोड के अंदर एंटर होने वाले करंट्स का समेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन ऑफ लीविंग करंट्स। सो अगर हम एंटरिंग करंट की इस नोड में बात करें, सो इस नोड के अंदर जो करंट एंटर होगा, so that current is basically is equal to V over R। ओके, सो ये रेजिस्टेंस के थ्रू होके आ रहा है, तो सो ये V over R होगा। सो इस V over R की जब हम बात करेंगे, सो टोटल V क्या होगा? सो द टोटल V विल बी द नेट वोल्टेज। ओके, सो इस करंट का जो बेसिकली एंटरिंग करंट है, सो नेट वोल्टेज विल बी VI माइनस V ओवर आर। ओके, सो वी आई इनपुट वोल्टेज है, हायर वोल्टेज है। सो हायर वोल्टेज की तरफ से लोअर वोल्टेज वी जो सा यहाँ पे लोअर वोल्टेज होगा, सो हायर वोल्टेज वी आई की तरफ से लोअर वोल्टेज वी की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, जो कि ये हमें आई की डायरेक्शन गिवन है। ओके, सो टुवर्ड्स लेफ्ट है। सो इसी डायरेक्शन के अंदर हम देखेंगे तो बेसिकली वी आई माइनस वी ओवर आर विल बी द करंट जो कि इस नोड वी के अंदर एंटर हो रहा है। ओके, सो अब इसी नोड से हम लीविंग करंट की बात करें, ये एक ही करंट था जो कि इस नोड के अंदर एंटर हो रहा है, और इस नोड से अब लीविंग करंट की बात करेंगे तो एक ही करंट है जो कि इस नोड से लीव कर रहा है, एंड दिस करंट इज बेसिकली पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर। ओके, सो अब इस कैपेसिटर के ऊपर हम करंट की बात करें, सो द कैपेसिटर करंट बेसिकली जो है दैट इज इक्वल टू आई is equal to C dV by dt। Okay, so yeah, this is the equation of current for the capacitor। so अब यहाँ पे dV है, so dV डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। so किस वोल्टेज का हमने डेरिवेटिव लेना है, so उसके लिए हमने बात की थी कि अब हम देखेंगे कि इस कैपेसिटर की दोनों लेग्स किन वोल्टेजेस के दरमियान है। so one leg of this capacitor is basically connected to V and other leg is connected to ground। so that means के V और जीरो वी वोल्टेज और जीरो वोल्टेज के दरमियान कनेक्टेड है। सो दैट मींस के ये सिर्फ वी वोल्ट डिपेंडेंट इसका करंट होगा। सो द वैल्यू ऑफ करंट हेयर विल बी फॉर दिस कैपेसिटर दैट विल बी बेसिकली सी डी वी बाई डी टी। ओके, सो ये इसका जो सा वो टोटल करंट होगा। So this will be the current through this capacitor, which is I is equal to C dV by dt, and its thermal analog will be Q is equal to C d theta by dt। So ये basically अब हमने KCL की इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे। सो करंट्स जो हमने इस नोड के अंदर एंटरिंग करंट और लीविंग करंट्स हमने सारे स्पेसिफाई कर लिए हैं। ओके, सो एंटरिंग करंट जो सा वो करंट थ्रू रेजिस्टेंस है, और लीविंग करंट करंट थ्रू दिस कैपेसिटर है। ओके, सो इन दोनों अब करंट्स को अगर मैं केसीएल की इक्वेशन लिखता हूँ, सो फॉर केसीएल बेसिकली द स्टेटमेंट इज the entering current summation is equal to the leaving current। so according to KCL statement, so अब अगर इसकी इक्वेशन लिखी जाए, so that equation will be this current VI minus V over R। so VI minus V over R। So this entering current will be is equal to leaving current, which is C dV by dt। Okay, so C dV by dt इस तरह से हम इसको लिख देंगे। so ये हमारे पास अब जो सा वो KCL की इक्वेशन बन गई है फॉर नोड V। ओके, सो दिस इज द KCL इक्वेशन जिसमें हमने एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट स्पेसिफाई किया है। सो अभी इसी इक्वेशन को जो सा वो मैं फर्दर इसी के थ्रू जो सा इसके थर्मल एनालॉग की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। सो वी आई जो इनपुट वोल्टेज है, सो दैट विल बी चेंज एज इनपुट टेम्परेचर थीटा आई माइनस वी वी जो कि वोल्टेज था इस नोड के ऊपर। सो दिस इज बेसिकली एक्चुअली द टेम्परेचर थीटा इनसाइड द रूम। सो ये वी के इक्वलेंट है। सो थीटा आई माइनस थीटा ओवर आर वही रेजिस्टेंस ऑफ द विंडो है, and C is the capacitance of the room, and dV by dt। okay, so voltage का यहाँ V node V के voltage का derivative है, so that will be basically d theta by dt।
सो ये जो सा वो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन और उसके थर्मल सर्किट की जो सा वो ये इक्वेशंस एनालॉग इक्वेशंस बनेंगी. सो दीज बोथ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. सो ये इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉग है एंड दैट इज द थर्मल एनालॉग ऑफ द सेम सर्किट. सो इन्हीं इक्वेशंस को अब अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट इस तरह से किया जाए कि सारे दोनों करंट्स को मैं इक्वालिटी के एक तरफ रखूं. सो फॉर एग्जांपल मैं इस करंट को जो सा वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेके जाता हूं. सो देन इट विल बिकम सी डी वी बाई डी टी माइनस वी आई माइनस वी ओवर आर इज इक्वल टू जीरो. ओके. सो फर्दर अब मैं इसी माइनस साइन को देखूं तो इस माइनस साइन को अगर अंदर ऑपरेट किया जाए सो दिस कैन बेसिकली बिकम माइनस वी आई प्लस वी. सो आई कैन राइट दिस एज बेसिकली वी माइनस वी आई. ओके. सो प्लस वी माइनस वी आई. ओके. सो ये बेसिकली इस तरह से मैंने इसको मैनिपुलेट किया. सो रिमेंबर यू सी कि ये वी आई माइनस वी ओवर आर दूसरी तरफ जाके माइनस हुआ. सो माइनस जब वी आई माइनस वी के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा सो दैट विल बिकम वी माइनस वी आई. ओके. सो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है. सो वी माइनस वी आई ओवर आर. ओके. सो इसी इक्वेशन को जो सा वो इसके अगेंस्ट जो सा वो थर्मल इक्वेशन को भी इसी तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है. सो दिस कैन बिकम सी डी थीटा बाई डी टी प्लस थीटा माइनस थीटा आई ओवर आर इज इक्वल टू जीरो. सो ये जो सा वो फाइनल इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी इस इलेक्ट्रिकल की और उसके थर्मल एनालॉग की. ओके. सो इन इक्वेशंस को फर्दर मैं इस सिस्टम में आगे लेके चलूंगा. So these equations we got here. Okay. So these are the same equations. Now for next step basically अब हम Laplace transform करेंगे for the thermal system. So finally हमें thermal system में theta की equation चाहिए. So to find out theta theta of s basically we will Laplace transform these equations. So above equations में हम electrical equation को भी Laplace transform ले सकते हैं और thermal equation का भी Laplace transform ले सकते हैं. So अगर आप Laplace transform लें thermal system का सो उसकी इक्वेशन ये बनेगी. सो टेक Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट सी डी थीटा बाई डी टी. सो इसका कंप्लीट अगर Laplace हम लेते हैं तो सी इज द कांस्टेंट वो इसी तरह से एज इट इज आ जाएगा. एंड डी थीटा बाई डी टी का जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ थीटा है सो इसका Laplace जो होगा सो दैट विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव इज एस एंड थीटा ऑफ एस माइनस इनिशियल कंडीशन थीटा ऑफ जीरो. सो टाइम डोमेन में जो थीटा की एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो वैल्यू थी सो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो माइनस सो दैट इज द इनिशियल कंडीशन प्लस थीटा और थीटा माइनस थीटा आई ओवर आर का जो है वो कंप्लीट Laplace ट्रांसफॉर्म लेंगे. सो इसमें वन ओवर आर कांस्टेंट है. सो थीटा विल बिकम थीटा ऑफ एस माइनस थीटा आई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर एंड इज इक्वल टू जीरो. सो ये अब हमारे पास Laplace ट्रांसफॉर्म आ गया है इस पूरी थर्मल इक्वेशन का. और सिमिलरली इसी तरह से हम जो सा वो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन का भी Laplace ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं. सो अब फर्दर जो सा वो हमारे पास जो थीटा ऑफ एस है सो दैट थीटा ऑफ एस इज बेसिकली द आउटपुट. सो ये आउटपुट वेरिएबल है यहाँ पे एंड द इनपुट वेरिएबल इज थीटा आई ऑफ एस. ओके. सो जो कि अप्लाइड वोल्टेज था अप्लाइड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है और उसी के अगेंस्ट जो सा थीटा आई ऑफ एस इज बेसिकली द अप्लाइड इनपुट टेम्परेचर जो कि हमने देखा था कि आउटसाइड पे ये इनपुट टेम्परेचर हम अप्लाई कर रहे हैं. सो हेयर अब इसी इक्वेशन को आप फर्दर मैनिपुलेट करें. सो मैनिपुलेट इस तरह से आप करेंगे कि थीटा ऑफ एस को आपने सेपरेट करना है और थीटा ऑफ एस की इक्वेशन जो सा वो इन टर्म्स ऑफ थीटा आई ऑफ एस लेके आनी है.
So after mathematical manipulation of this equation, you will get the final equation in terms of थीटा आई एज दिस। ओके, सो ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन होगी थीटा ऑफ एस। इसमें जो सा वो हमारा रिकॉर्ड टेम्परेचर है जो कि रूम के अंदर होगा, और इसकी इक्वेशन जब हम निकालेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट टेम्परेचर है जो कि आउटसाइड टेम्परेचर था वो थीटा आई ऑफ एस है, और इसी तरह से थीटा ऑफ जीरो जो सा इनिशियल कंडीशन में इसमें इंक्लूड हो रही है। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन फॉर आउटपुट टेम्परेचर थीटा ऑफ एस। सो यहाँ पे जिस तरह हमने देखा कि थीटा बेसिकली इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम। सो अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें कि थीटा ऑफ जीरो क्या होगी, सो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन हो के रूम का टेम्परेचर जो थीटा है, सो दैट इज द करंट थीटा, लेकिन जब हमने t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो के ऊपर हमने सिस्टम का रिस्पांस देखना शुरू किया, सो इसके बाद ये थीटा आउटपुट की वैल्यू आनी शुरू हो गई। ओके, सो द इनिशियल कंडीशंस मींस कि अगर मैं आपको कहूँ कि बेसिकली जब आपने सिस्टम को एनालाइज करना स्टार्ट किया टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के ऊपर, सो उससे पहले बेसिकली जो रूम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल टेम्परेचर था, सो वो लेट से के 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। ओके, सो इन दैट केस यू कैन से दैट के थीटा एट जीरो माइनस, सो बेसिकली एट जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जो टेम्परेचर था वो रूम का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। ओके, सो ये आपकी इनिशियल कंडीशन होगी। सो अगर आपको ये कहा जाता है कि अब के सिस्टम को एनालाइज करने से पहले आपके पास जो रूम में टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड उसके बाद जब हमने बेसिकली ये जब हीट फ्लो करना शुरू की है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सो तब जो सा वो रूम का टेम्परेचर बताएंगे वो क्या होगा। सो इन दैट केस अब आपको जो सा वो सिस्टम के टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से पहले की इनिशियल कंडीशन की भी वैल्यू गिवन है, सो देन यू हैव टू इंक्लूड दिस इनिशियल कंडीशन वैल्यू इन फाइनल इक्वेशन। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में आप फिर थीटा इज इक्वल टू जीरो या टेम्परेचर की वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो जो गिवन है आपको, सो वो आप यूज कर सकते हैं विच वाज 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस केस। सो यूनिट्स आप देखेंगे कि आप क्या यूज करेंगे। सो नॉर्मली हम थर्मल सिस्टम्स के अंदर केल्विन की यूनिट्स यूज कर रहे हैं, सो यू कैन कन्वर्ट दिस टेम्परेचर फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन। सो इस तरह से इनिशियल कंडीशंस अगर आपको टेम्परेचर की गिवन हो, सो यू कैन यूज दैट इनिशियल कंडीशन। और अगर आपको इनिशियल कंडीशंस ना गिवन हो, सो मींस के इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई कि सिस्टम को एनालाइज करने से पहले टेम्परेचर क्या था रूम का, सो देन यू कैन टेक दिस इनिशियल कंडीशन एज जीरो। सो तब आप इसको जीरो इनिशियल कंडीशंस के साथ ये लाप्लास लेके चल सकते हैं। बट व्हेन यू आर गिवन विद द इनिशियल कंडीशन, सो देन नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन को आप इस सिस्टम के अंदर पुट करके फाइनल इक्वेशन जो सा वो फाइंड आउट करेंगे टेम्परेचर की कि अब रूम का टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर टी इज इक्वल टू जीरो। सो टी इज इक्वल टू जीरो के बाद जो सा वो थीटा ऑफ एस जो सा वो इस इक्वेशन के थ्रू निकल रहा है। सो इन इस तरह से आप जो सा वो इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ इनिशियल कंडीशन आल्सो। And this thermal system is a first order system because it only involves the first order derivative. So ये first order system होगा, and इस final equation में हम जो सा वो इस first order system का time constant भी find out कर सकते हैं, which will be is equal to tau is equal to RC seconds. Okay, so resistance और capacitor की जो value है उसकी base पे हम किसी भी first order thermal systems का टाइम कांस्टेंट tau भी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज ऑलवेज इक्वल टू tau इज इक्वल टू RC सेकेंड्स।